हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री एमएसओ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एमएसओ 003 के खंड 1 में इकाई 1 विकास और प्रगति, आर्थिक और सामाजिक पक्ष, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विकास और प्रगति पर काम्पटे, मॉर्गन, मार्क्स और स्पेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। विकास और प्रगति, आर्थिक और सामाजिक पक्ष में विकास और प्रगति पर काम्पटे, मॉर्गन, मार्क्स और स्पेंसर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव शास्त्रियों और समाज शास्त्रियों का आरंभिक विषय विकासवादी दृष्टि से मानव समाज के विकास और प्रगति का अध्ययन करना था। मानव समाज की मात्रा विकास और प्रगति के जिन चरणों से होकर गुजरी, उनका अध्ययन करने के लिए आज भी मॉर्गन, काम्पटे, स्पेंसर्स, मार्क्स, दुर्खिम, वेबर जैसे अनेक चिंतकों के महान विचार को लिया जाता है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इतिहास को, दर्शन को, जिससे आगे चलकर प्रगति की सामान्य अवधारणा विकसित हुई, विशेषकर हेगल और सेंट सिमोन के लेखों से भारी महत्ता हासिल हुई। कालांतर में अगस्त काम्पटे, कार्ल मार्क्स इत्यादि दार्शनिकों के कार्य पर हमें इन विद्वानों की छाप देखने को मिलती है। आइए पहले सेंट सिमोन के शिष्य काम्पटे के कार्य दृष्टि पर नजर डालते हैं। समाजशास्त्र का जनक कहे जाने वाले काम्पटे ने मानव समाज में होने वाले परिवर्तन, विकास और प्रगति को अपने अध्ययन का विषय बनाया। समाज के अध्ययन को उन्होंने दो भागों में बांटा, जिसमें सामाजिक स्थैतिकी यानी समाज की प्रमुख संस्थाओं या संस्थानिक समष्टि का अध्ययन, और दूसरा सामाजिक स्थैतिकी यानी विकास और परिवर्तन का अध्ययन। काम्पटे की दृष्टि में मानव समाज और इतिहास एक दूसरे से अलग नहीं थे। उनके लिए यूरोप का इतिहास मानव जाति के इतिहास का ही पर्याय था। इसी के अनुरूप उन्होंने कई सामान्यीकरण दिए। काम्पटे का कहना है कि कुछ खास किस्म के समाज खत्म हो रहे थे तो उन्हें वही और समाज जन्म ले रहे थे। खत्म होने समाज धर्म विज्ञानी और सैन्य समाज थे। मध्ययुगीन समाज को कैथोलिक चर्च द्वारा प्रतिपादित लोकातीत आस्था ने एकता में बांधा था। धर्म विज्ञानी चिंतन उस सैन्य गतिविधि की प्रधानता के समकालीन था, जिसकी अभिव्यक्ति इस बात में होती थी कि सबसे ऊंचा दर्जा योद्धाओं को दिया जाता था। जिस समाज को जन्म हो रहा था वह वैज्ञानिक और औद्योगिक समाज था। इस समाज में वैज्ञानिकों ने धर्म विज्ञानियों का स्थान ले लिया, योद्धाओं का स्थान उद्योगपतियों, व्यापारियों, प्रबंधकों और वित्तदाताओं ने ले ली। असल में आदमी ने जिस क्षण से वैज्ञानिक ढंग से सोचना शुरू किया, उसी क्षण से समूहों की मुख्य गतिविधि मनुष्य के विरुद्ध मनुष्य का युद्ध खत्म हो जाती है और प्रकृति से संघर्ष यानी प्राकृतिक संसाधनों के व्यवस्थित दोहन का रूप धारण कर लेती है। मानव विकास के 3 चरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करके काम्पटे ने प्रगति की धारणा को एक विश्वजनीय आयाम और गहरा अर्थ दिया। उनका मानना था कि मानव मस्तिष्क प्रगति के 3 चरणों से होकर गुजरता है। ये है धर्म विज्ञानी, पराभौतिक और सकारात्मक। धर्म विज्ञानी अवस्था में मनुष्य किसी भी घटना को ऐसी शक्तियों से जोड़कर देखता है जो मनुष्य के तुलनीय है। पराभौतिक अवस्था में मनुष्य किसी घटना को प्रकृति से जोड़कर देखता है। सकारात्मक वैज्ञानिक अवस्था में किसी घटना और उसकी कड़ियों को मनुष्य तर्क की कसौटी में परखता है। काम्पटे के लिए वह विधि जिसने गणित, खगोल शास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान पर विजय पाई है, अंततः राजनीति में भी सफल होगी और समाज के सकारात्मक विज्ञान की स्थापना करेगी, जिसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। समाजशास्त्र को व्यवस्था और प्रगति के विज्ञान के रूप में परिभाषित और उसे सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक
प्रगति में विभाजित करते हुए काम्टे ने यह निष्कर्ष निकाला था कि व्यवस्था के जरिए ही प्रगति संभव है। औद्योगिक क्रांति के आरंभिक वर्षों में हो रहे सामाजिक बदलाव को उन्होंने एक विकासवादी प्रक्रिया के रूप में जानने समझने का प्रयास किया। विकास का सिद्धांत कहता है कि समाज अनेक चरणों से होकर गुजरते हैं जो एक सरल रूप से शुरू होते हैं और विकास की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है वे जटिल होते जाते हैं। इसी भाग के आधार पर काम्टे ने विकासवादी परिवर्तन का सिद्धांत गढ़ा और क्रमिक परिवर्तन को बुद्धि कौशल विशेषकर वैज्ञानिक सोच के विकास से जोड़ा। तीन अवस्थाओं का सिद्धांत यह कहता है कि बौद्धिक प्रगति के साथ नैतिक विकास भी होता है जिसमें सामाजिक संस्थाओं में भी अनेक परिवर्तन होते हैं। काम्टे ने भौतिक और नैतिक प्रगति को प्रगति का अनिवार्य रूप माना है और सामाजिक परिवर्तन को आंतरिक शक्तियों का परिणाम माना है। यह परिवर्तन एक रेखीय बेड़ा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मॉर्गन। मानव समाज के निश्चित क्रम को व्यवस्थित ढंग से रखने का काम सबसे पहले मॉर्गन ने किया था। उन्होंने 3 युगों का पता लगाया जिनसे होते हुए मानव समाज गुजरा। ये हैं असभ्य अवस्था यानी जंगलीपन, बर्बरता और सभ्यता। जीविकोपार्जन के साधनों के विकास में हुए प्रगति के आधार पर उन्होंने जंगलीपन, बर्बरता अवस्था, निम्न, मध्य और उच्च क्रमों में विभाजित किया। उनका कहना था कि इस दिशा में प्रगति की पृथ्वी पर मानव की श्रेष्ठता का पूरा सवाल टिका था। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने भोजन के उत्पादन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। मानव प्रगति के महायुगों को कमोबेश सीधे जीविकोपार्जन के स्रोतों के विस्तार से जोड़ा गया है। आइए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं कि मनुष्य ने जंगलीपन में बर्बरता की अवस्था और फिर सभ्यता की अवस्था तक की यात्रा किस तरह की। जंगलीपन या असभ्य अवस्था, पहला है निम्न अवस्था, दूसरा मध्य अवस्था, तीसरा उच्च अवस्था। आइए निम्न अवस्था को देखते हैं। इस चरण में मनुष्य उष्ण या उष्णोर वनों में रहता था जहां कंदमूल और फल उसका ही भोजन थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं मध्य अवस्था। इस चरण में आकर आदमी ने आग और खाने में मछली का उपयोग करना शुरू कर दिया था। नए भोजन से उन्हें एक स्थान पर रहने की बाध्यता नहीं रही और आदमी का भौगोलिक आवागमन शुरू हो चला। इस चरण पर मनुष्य का मुख्य हथियार अपरिष्कृत पत्थर थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं उच्च अवस्था। मनुष्य ने धनुष और तीर का आविष्कार कर लिया। उसके बाद भोजन में अब वन्य जंतु शामिल हो चुके थे और आखेट उसका सामान्य पेशा बन चुका था। काठ के घड़े और बर्तनों का चलन शुरू हो चुका था। आइए नेक्स्ट देखते हैं बर्बरता। इसके भी 3 पार्ट है में देखेंगे, निम्नावस्था, मध्यावस्था और उच्च अवस्था। सबसे पहले निम्नावस्था के बारे में पढ़ते हैं। निम्नावस्था में कुम्हारी की शुरुआत से आदमी ने बर्बरता के चरण में प्रवेश किया। नेक्स्ट है मध्यावस्था। इसका आरंभ पूर्व में पशुओं को पालतू बनाने और पश्चिम में खाद पौधों की खेती से शुरू हुआ। सिंचाई को साधनों की शुरुआत हुई। मकान बनाने के लिए धूप में खुदाई, ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं उच्चावस्था। यह एक प्रति संक्रमणशील अवस्था है। इसकी शुरुआत लौह अयस्क के गलाने से होती है और वर्णाक्रमिक लेखन के आविष्कार और साहित्यिक दस्तावेज के लिए इसके उपयोग के जरिए सभ्यता में पहुंच जाती है। पशु द्वारा खींचे जाने वाले लोहों की फाल, बड़े पैमाने पर जमीन में खेती, जीविकोपार्जन के साधनों में असीमित वृद्धि, जनसंख्या में तेजी इस चरण की विशेषता रही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। सभ्यता प्राकृतिक उत्पादों के और दोहन के परिआर्जन, उद्योग और कला के ज्ञान हासिल हुआ। अपनी विकास यात्रा के इस चरण में मानव समाज ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को परिष्कृत बना लिया। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स।
पिछली अवस्थाओं में पूंजीवादी समाज की प्रगति, उसकी संरचना और कार्य प्रणाली की व्याख्या कार्ल मार्क्स ने की है। मार्क्स समाज के आमूल परिवर्तन की बात करते हैं। इसके लिए उन्होंने मानव विकास के एक व्यापक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार समाज के भौतिक ढांचे में नैसर्गिक अंतर्विरोध मौजूद होते हैं। उनका कहना है कि समाज की वास्तविक बुनियादी उसकी आंतरिक ढांचा है, जिस पर वह टिका होता है। आइए मार्क्स के अनुसार देखते हैं। सामाजिक उत्पादन में आदमी निश्चित बंधन में बनता है, जो उसके लिए अपरिहार्य है और मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र है। उसके उत्पादन के संबंध में उनकी उत्पाद की भौतिक शक्तियों के विकास की निश्चित अवस्था के अनुरूप होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन उत्पाद संबंधों का योग ही समाज का आर्थिक ढांचा बनाता है। यही वह असली बुनियाद है, जिस पर संवैधानिक और राजनीतिक ऊपरी ढांचे विकसित होते हैं और सामाजिक चेतना के निश्चित स्वरूप जिसके अनुरूप होते हैं। भौतिक जीवन में उत्पादन रीति ही जीवन को सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के सामान्य स्वरूप को निर्धारित करती है। तब सामाजिक क्रांति के युग का सूत्रपात होता है। आर्थिक बुनियाद में बदलाव आते ही समूचा विशाल ऊपरी ढांचा कामोवेश तेजी से बदल जाता है। मार्क्स के अनुसार मानव समाज की विकास यात्रा में एशियाई, प्राचीन सामंती और पूंजीवादी ये प्रमुख उत्पादन रीतियां युग आए हैं। एशियाई उत्पादन रीति पाश्चात्य समाज को देखने को नहीं मिलती है। आदिम समुदाय की विशेषता है कि उनमें स्वामित्व सामुदायिक होता है और उन्हें राज्य अपने अधीन रखता है। प्राचीन उत्पादन में दास प्रथा और सामंती उत्पादन में रीति में दासत्व, कृषि दास प्रथा उत्पादन प्रणाली की बुनियाद बनते हैं। उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली में सामान का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, मुक्त श्रम बाजार का उदय होता है और प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास होता है। मार्क्स भविष्यवाणी करते हैं कि समाजवाद हिंसक क्रांति के जरिए पूंजीवाद की जगह ले लेगा। मार्क्स तर्क देते हैं कि समाज के उदयमान उत्पादन शक्तियां मौजूद उत्पादन संबंधों से टकराती है। नई उत्पादक शक्तियों का उदय उनमें निहित अंतर्विरोध मानव इतिहास का सार है। मार्क्स के अनुसार अब तक के मौजूदा समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। द्विभाजी वर्ग आधारित समाजों को एक प्रचंड वर्ग संघर्ष के जरिए उखाड़ दिया जाएगा और उनकी जगह एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज के युग का सूत्रपात होगा, जिसमें हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार योगदान करेगा और अपनी जरूरत के अनुसार पाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर को प्रगति और ऐतिहासिक विकास के एकत्व और अपरिवर्तनीय पर विश्वास था। उनके चिंतन का मुख्य विषय समाज का उत्तरोत्तर विकास सिद्धांत था। चार्ल्स डार्विन की कृति द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से वे बेहद प्रभावित थे। स्पेंसर का मानना था कि युगों से एक सरल एक रूप या समजातीय ढांचे से जटिल बहुविध या बहुजातीय ढांचे में सामाजिक विकास होता रहा है। इस प्रकार उन्होंने सजीव प्राणियों और मानव समाज को दास सादस्य मानकर विकास की प्रक्रियाओं के माध्यम से उनकी प्रगति की व्याख्या की। उनके अनुसार विकास की प्रक्रिया में अपनी रचना के आधार पर समाज सरल से विभिन्न सार के संयुक्त समाजों की दिशा में बढ़ते हैं और कुछ सरल समाज का समूह संयुक्त समाज की रचना करता है। इसी प्रकार कुछ संयुक्त समाजों का समूह दुगना संयुक्त समाज बनाता है। दुगना संयुक्त समाजों के समूह से तिगुना संयुक्त समाज बनाता है। स्पेंसर के अनुसार सरल समाज तो दुगना संयुक्त समाज कबीलों में गठित कुल से बने होते हैं। तिगुना संयुक्त समाज में कबीले मिलकर राष्ट्र या राज्य का निर्माण करते हैं। विश्लेषण के एक मॉडल के रूप में सैन्य से औद्योगिक समाजों के विकास पर भी स्पेंसर ने प्रभाव डाला है। जैसे अनिवार्य सहयोग, सत्ता और सामाजिक नियंत्रण का एक केंद्रित पैटर्न, समाज क्रम परंपरावादी अवधारणाओं को बल प्रदान करने वाले मिथक और विकास,
कठोर अनुशासन और सार्वजनिक और निजी जीवन क्षेत्रों में भारी समानता, ये सब सैन्य समाज की विशेषताएं थी। दूसरी ओर औद्योगिक समाज में स्वैच्छिक सहयोग, व्यक्ति अधिकारों का सम्मान, सरकार के राजनीतिक नियंत्रण से आर्थिक संस्थाओं का विकास, ये सब विशेषताएं मिलती है। यहाँ यहाँ एक बात गौर करना बेहद जरूरी है कि स्पेंसर्स के विकास मॉडल से यूरोप और अमेरिका में मुक्त बाजार के असंबद्ध सिद्धांत के उदय, उसके विस्तार को समझा जा सकता है। स्पेंसर्स का मानना था कि समाज की प्रगति के पीछे सबसे बड़ा हाथ जनसंख्या दबाव का होता है। सामाजिक विकास और प्रगति के अपने सिद्धांत में उन्होंने नाना प्रकार के कारकों को शामिल कर उसे व्यापक स्वरूप दिया। मानव समाज को उन्होंने जैविक प्राणी माना और इसलिए विकास का अध्ययन उन्होंने भीतर से होने वाले परिवर्तन के अर्थ में किया। उन्होंने समाज और जीव और सामाजिक और आर्थिक विकास के बीच सादृश्यता स्थापित की। उनका कहना था कि आकार में वृद्धि होने पर समाज की संरचनात्मक जटिलताएं भी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने विकास और प्रगति, आर्थिक और सामाजिक पक्ष में विकास और प्रगति पर काम्टे, मॉर्गन, मार्क्स और स्पेंसर्स के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।